चैप्टर 276। इम्पॉसिबल। मैंने खुद अपनी आंखों से उनकी बॉडीज देखी थी। वो जॉम्बीज के काटे हुए थे। योगेश बड़बड़ा रहा था। अचानक जैसे उसे कुछ क्लिक हुआ, उसने नमन की तरफ तीखी नजर फेंकी और बोला, तुम कुछ भी बोल दोगे ना किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए? लगता है मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। नमन को योगेश से निराशा हुई थी और वो उसके लिए गिड़गिड़ाने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी वो चाहता था कि उसे सच पता चले, शायद उस वक्त की जान बचाने की कर्ज की आखिरी अदायगी के तौर पर। उनके साथ मिली दूसरी ज़ॉम्बी बॉडीज के गले पर काटने के निशान थे। वो ज़ॉम्बी बन गए थे और फिर मार दिए गए, लेकिन अंकल और आंटी को खास तौर पर बाह पर काटा गया था। क्या ज़ॉम्बी सिर्फ उनके लिए स्पेशल थे? और तुमने खुद उनकी बॉडीज में कुछ अजीब नहीं नोटिस किया था? नमन के शब्दों ने आखिरकार योगेश की आंखों में वो पागलपन भरी जिद को थोड़ा ढीला कर दिया। हालांकि योगेश ने कहा कि उसे यकीन नहीं, लेकिन उसके दिल में दबे हुए शक फिर से उभर आए। उसने खुद भी उस वक्त शक किया था और चुपके से जांच भी की थी। उस समय उसे सवाल हुआ था कि क्या उसके मम्मी पापा को सचमुच ज़ॉम्बीज ने काटा था, फिर वो ज़ॉम्बी बने और मार दिए गए। बस उसे तब नहीं पता था कि लोगों को एक्सपेरिमेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, ना ही उसने उस एंगल से सोचा था। बाद में वो यशपाल के साथ जुड़ गया और अनजाने में लैब के उस एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चला। वो नेचुरली क्यूरियस इंसान था, तो ये सुनने के बाद उसने उस एक्सपेरिमेंट की खबरों पर खास ध्यान दिया। और हाँ, जल्दी ही उसे कुछ क्लूज मिले। उसने पाया कि लैब में टेस्ट सब्जेक्ट्स इंसान थे। उस वक्त उसका शॉक लेवल कुछ और ही था। हालांकि उसे कमांडर ही के खिलाफ कुछ शिकायतें थी, फिर भी उसे ये बात छोटी नहीं लगी। वो सोच ही रहा था कि कमांडर ही को ये कैसे बताए, तभी यशपाल ने अपने किसी आदमी को भेजा, बोला कि वो मिलना चाहता है। यशपाल का रैंक कमांडर ही जितना ऊंचा नहीं था, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी उतनी ही, बल्कि उससे भी ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि वो बहुत जेंटल इंसान था और अपने सैनिकों की बहुत फिक्र करता था। वो अपने हर सिपाही, यहाँ तक कि नए रिक्रूट्स के बारे में भी बता सकता था कि वो कहाँ से है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। इस वजह से उसकी आर्मी में इज्जत जबरदस्त थी। इसी अच्छी रेप्यूटेशन की वजह से जब यशपाल ने खुद योगेश को लैब के मकसद के बारे में बताया, तो योगेश को जरा भी शक नहीं हुआ। उसे तो लगा कि यशपाल ही वो इंसान है जो इंसानों की सर्वाइवल के लिए रियल में कुछ बड़ा कर रहा है। लेकिन सबसे खूबसूरत झूठ भी आखिरकार एक्सपोज हो ही जाता है। एक ऐसी लैब जो बुराई से भरी थी, चाहे यशपाल के इरादे कितने भी अच्छे हों, उसकी गंदगी और नीचता को छुपा नहीं सकती थी। योगेश ने सब कुछ साफ साफ देख लिया था, लेकिन उसने इसे इग्नोर करना चुना, यहाँ तक कि उनके साथ मिलकर उनके लिए काम भी किया। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि यशपाल के अंदर वो इज्जत पा सकता था। लेकिन जब नमन ने उसके मम्मी पापा और उनकी मौत का जिक्र किया, तो वो सारी बातें और शक जो उसने अपने दिल के किसी अनजान कोने में छुपा रखे थे, फिर से बाहर आ गए। ऐसा नहीं था कि उसे पता नहीं था, बस वो सब पहले ही हो चुका था और अब उसे उठाने का कोई मतलब नहीं था। उसे जीना था और उसे इज्जत के साथ जीना था। लेकिन नमन उसे चैन से जीने नहीं दे रहा था, बार बार वो बात उठा रहा था। आज की घटनाओं के साथ मिलकर योगेश की नमन की तरफ देखने वाली नजर धीरे धीरे पागलपन भरी हो गई। उसने दांत पीसते हुए कहा, नमन, मैंने तुम्हें कभी बुरा नहीं किया, फिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? इस मोड़ पर भी तुम चाकू घुमाते जा रहे हो। हाँ, मैंने कुछ गलतियां की, लेकिन तुम्हारे साथ तो मैंने कभी कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? आभा ने उसे बीच में टोका। तुमने बार बार अपने साथियों के लिए मुसीबतें खड़ी की, उसे धोखा दिया, उसकी जगह लेने की कोशिश की। अगर ये कुछ नहीं है, तो फिर कुछ क्या होगा? उस घटना के बाद कम्युनिटी में पेट्रोलिंग की संख्या डबल हो गई थी। अब उनकी कम्युनिटी में लोग बढ़ते जा रहे थे, और ज्यादा लोग मतलब ज्यादा इरादे। कौन जानता था कि क्या कोई और योगेश जैसा छुपे हुए मकसद वाला उनके बीच था? इस दुनिया में खाना सबसे जरूरी रिसोर्स था। बिना खाने के चाहे तुम कितने भी पावरफुल हो, कोई फायदा नहीं। ठंडे हथियार खाए नहीं जा सकते। आभा को खुद भूखा रहने की चिंता नहीं थी। इस कम्युनिटी में इतने लोग थे और सब उसे फॉलो करते थे। वो बेफिक्र इंसान नहीं थी जो सिर्फ खुद का पेट भरती थी। इसके अलावा वो सारी सप्लाईज जो वो बार बार खतरा मोल लेकर लाए थे, उनकी सख्ती से हिफाजत करनी थी। आभा वेदांत के घर के सेकंड फ्लोर पर बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रही थी। फैन की ठंडी हवा हल्के हल्के चल रही थी, जिससे गर्मी थोड़ी कम हो रही थी। फिर भी आभा पसीने से तरबतर थी। वेदांत 2 गिलास ठंडा जूस लेकर आया, उन्हें पास की टेबल पर रखा और फिर बैठकर आभा को प्रैक्टिस खत्म करने तक देखने लगा। आभा की ट्रेनिंग बहुत वैरायटी वाली थी, लेकिन बाकियों की तरह वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन नहीं थी। उल्टा वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सीखे तकनीकी और सांडा को वेदांत की सिखाई बॉक्सिंग टेक्निक्स के साथ परफेक्टली मिक्स कर लेती थी। वो बहुत स्मार्ट इंसान थी। वेदांत ने अपना जूस खत्म किया और आभा भी प्लेटफॉर्म से उतर आई। वो अपने चेहरे और गले का पसीना तौलिए से पोंछते हुए वेदांत की तरफ बढ़ी। वेदांत के पास पहुंचकर वो सामने वाली चेयर पर नहीं बैठी। इसके बजाय उसने झुककर टेबल से जूस का गिलास उठाया और एक ही घूंट में पी गई।
गिलास रखने के बाद उसने सिर झुकाकर वेदांत की तरफ देखा और बोली, थोड़ा स्पारिंग करोगे? थक नहीं गई? आभा ने सिर हिलाया। नहीं, मैं अभी टॉप फॉर्म में हूँ। वेदांत खड़ा हुआ और प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ते हुए उसने अपनी टी शर्ट के किनारे पकड़कर उसे खींचकर उतार दिया। आभा चौंक गई। ये क्या आदत थी? उसने पहले कभी उसे स्पारिंग के वक्त शर्ट उतारते नहीं देखा था। वेदांत को शायद आभा के दिमाग में क्या चल रहा था इसका अंदाजा था, तो उसने समझाया, कपड़े बदलने वापस जाने में आलस हो रहा, इसे उतार देना आसान है। ये टी शर्ट तो इलास्टिक है ना, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना? वेदांत अब बॉक्सिंग प्लेटफॉर्म पर चढ़ चुका था। आभा उससे कुछ कदम पीछे थी। अनाया की बात सुनकर वो रुका और आभा की तरफ मुड़कर बोला, ये वो टी शर्ट है जो तुमने मुझे दी थी। जब वेदांत रुका, आभा भी ठिनक गई। हाइट डिफरेंस की वजह से आभा को वेदांत की तरफ ऊपर देखना पड़ा। उसने सचमुच वेदांत को कुछ कपड़े दिए थे। वो सारे कपड़े उसने एक शॉपिंग मॉल से लिए थे, सब ब्रांडेड माल थे। उस वक्त उसने सोचा था कि जब उसके पास स्पेस है तो जो मिले वो ले लो। इतनी अच्छी क्वालिटी के कपड़े डिश क्लॉथ के लिए भी काम आ सकते थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो कपड़े पहने जाएंगे, और ये तो बिल्कुल नहीं कि वेदांत उन्हें इतना संभाल कर रखेगा। अगर उसने नहीं बताया होता तो आभा को सचमुच याद नहीं आता कि उसने ये टी शर्ट उसे दी थी। आखिर वो तो डिश क्लॉथ के लिए लाई थी। ये सोचकर आभा को हल्का सा गिल्ट फील हुआ। ये तो बस एक कपड़ा है। वेदांत हल्के से मुस्कुराया, वो बात नहीं। तुमने अगर डिश क्लॉथ भी दिया होता तो भी मैं खुश हो जाता। चैप्टर 277। आभा कभी सॉफ्ट हार्टेड इंसान नहीं थी। योगेश ने उनके अनाज को जलाने की कोशिश की थी और आभा उसे आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। लेकिन वो अभी भी लालच के तौर पर काम आ सकता था, तो आभा ने उसे अभी मारने की बजाय नजरबंद करवा दिया और उसकी गुड रेप्यूटेशन को चीनी की चाशनी वाला गोला बनाकर इधर उधर फैलाया। वो देखना चाहती थी कि वो चाशनी किस किस को लुभाएगी। उस चाशनी वाले गोले ने अभी तक वो लोग नहीं खींचे जिन्हें आभा टारगेट करना चाहती थी, लेकिन एक अनचाहा मेहमान जरूर आ धमका। आभा, कम्युनिटी के बाहर कोई तुम्हें ढूंढ रहा है। लगता है वो भी आर्मी वाला है, प्रतीक ने कहा। प्रतीक आभा के साथ कब से था और उसकी समझ और जजमेंट अब काफी शार्प हो चुकी थी। आभा का माथा सिकुड़ा। उसका नाम क्या है? आर्मी वाला हर इंसान अच्छा नहीं होता। उसने कहा उसका नाम रवि है। आभा चौंकी। ये यहाँ कैसे पहुंच गया? आभा को अभी तक रवि की असलियत का पता नहीं चला था। एपोकैलिप्स के बाद ढेर सारे लोग आर्मी की आड़ में गंदे काम कर रहे थे और भेड़ियों को लोमड़ियों से अलग करना मुश्किल था। कोई जो पहले लोगों की रक्षा करने वाला अच्छा इंसान था, वो भी एपोकैलिप्स में नैतिकता के ढहने के बाद खून चूसने वाला जानवर बन सकता था। आभा को नहीं पता था कि रवि इंसान है या जानवर, लेकिन पिछली बार की उनकी दुश्मनी आसानी से सुलझने वाली नहीं थी। जब आभा कम्युनिटी से बाहर निकली, रवि एक गाड़ी के सहारे टिका हुआ सिगरेट पी रहा था, पूरा ठग स्टाइल में। अंदर से लोग आते हुए सुनकर उसने लापरवाही से एक नजर फेंकी, बस एक नजर, और वो तुरंत सीधा खड़ा हो गया। ये वो लड़की है, ये कैसे हो सकती थी? रवि के साथ वाला उसका आदमी भी आभा को देखकर हैरान हुआ, फिर डरते डरते अपने बॉस की तरफ देखने लगा। उसे शक था कि अब ये नेगोशिएशन हो भी पाएगा या नहीं। रवि की हैरानी के मुकाबले आभा कहीं ज्यादा चिल थी। आखिर भले ही रवि ने पिछले बार उसे धमकी दी थी, लेकिन आभा का जवाबी हमला उससे भी ज्यादा गुस्सा दिलाने वाला था। मुझे ढूंढ रहे हो? आभा ने शांति से पूछा। तुम आभा हो? हाँ, मैं ही। सचमुच इस दुनिया में शायद ही कोई दूसरी लड़की होगी जो इतनी चालाक, कॉन्फिडेंट और स्किल्ड हो। रवि ने सिगरेट का टोटा जमीन पर फेंका, उसे जूते से कुचल दिया और फिर आभा की तरफ बढ़ा। चलो फिर से इंट्रो करते हैं। मैं रवि हूँ। रवि ने बात करते हुए अपना दाया हाथ बढ़ाया। लग रहा था जैसे उसे पहले वाली बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आभा ने उसके हाथ की तरफ देखा, लेकिन उसने अपना हाथ नहीं बढ़ाया। मुझसे क्या चाहते हो? आभा का लहजा शांत था, लेकिन उसमें एक हल्की सी अकड़ थी। टैलेंटेड लोग अकड़ दिखाएं तो कोई हैरानी नहीं, जैसा कि रवि खुद भी था। रवि मुस्कुराया और बेफिक्री से अपना हाथ वापस खींच लिया। अंदर बुलाकर एक गिलास पानी भी नहीं पिलाओगी? अगर पानी की कमी है तो मैं तुम्हारे लिए एक बैरल पानी मंगवा सकती हूँ। मेरा ट्रीट। रवि के चेहरे की मुस्कान एक पल के लिए ठिठकी। वो घमंड भरा लहजा। साफ था कि आभा को पिछले बार की मुलाकात अभी तक खटक रही थी, तभी वो उसे टारगेट कर रही थी। कहते हैं ना, लड़ाई से दोस्ती बनती है। पिछले बार ऑयल फील्ड वाली बात को बराबर मान लो। मैं आज यहाँ कोलैबोरेशन की बात करने आया हूँ। मुझे पता है तुम्हारे पास हथियारों का पूरा जखीरा है। इतने रईस और पावरफुल हो, फिर हमारे जैसे आम लोगों के साथ कोलैबोरेशन क्यों करना चाहते हो? रवि ने आभा की तरफ देखा। उसकी बात का अनफ्रेंडली टोन नहीं, बल्कि ये कि उसे पता था कि उसके पास हथियारों का जखीरा है। ये बात रवि को हैरान कर रही थी। हैरानी के साथ साथ उसे थोड़ा असंतुलन और फ्रस्ट्रेशन भी फील हुआ। उसे तो यहाँ आने के बाद ही पता चला कि वो आभा है, लेकिन आभा को उसे देखकर जरा भी हैरानी नहीं हुई और उसे उसके जखीरे के बारे में भी पता था।
वो बूढ़ा देवेन कितना नाइंसाफ था। उसने रवि के सारे सीक्रेट्स दूसरी साइड को बता दिए, जबकि रवि को आभा के बारे में कुछ नहीं पता था, सिवाय इसके कि वो एक कम्युनिटी लीड करती है और बहुत काबिल औरत है। वो उन मर्दों जैसा अहंकारी नहीं था जो औरतों को कम आंकते थे और सोचते थे कि फीमेल लीडर्स अपनी सूरत की वजह से आगे बढ़ती हैं। शायद शांति के दिनों में ऐसा हो सकता था, लेकिन इस एपोकैलिप्स के कुत्तों जैसी दुनिया में जो औरत इतने लोगों की लीडर बन सकती थी, वो ढेर सारे मर्दों से ज्यादा काबिल होती थी। ये नहीं भूलना चाहिए कि ये दुनिया औरतों के लिए पहले से 100 गुना ज्यादा क्रूर थी। रवि ने अपने सारे इमोशंस दबाए और आभा के करीब आने की कोशिश छोड़ दी। उसका चेहरा और ठंडा हो गया। जब तुम्हें पहले से ही पता है तो मैं घुमा फिराकर बात नहीं करूंगा, पहले करनी चाहिए थी। रवि, हालांकि मैं कोई अच्छा इंसान नहीं कहलाऊंगा, लेकिन बड़े मसलों के सामने मैं सही गलत का फर्क समझता हूँ। ये शब्द इशारा कर रहे थे कि आभा छोटी बातों पर अटकने वाली और प्रायोरिटीज ना समझने वाली है। मुझे लगता है तुमने भी नोटिस किया होगा कि कुछ ज़ॉम्बीज अब इवॉल्व करने लगे हैं और उनमें सेल्फ अवेयरनेस डेवलप हो रही है। अगर इन ज़ॉम्बीज को शुरुआत में ही खत्म नहीं किया गया तो जब वो और खतरनाक लेवल तक इवॉल्व करेंगे तो इंसानों के लिए और भी बड़ी तबाही होगी। मैं इसलिए यहाँ आया हूँ। ये शायद तुम्हारा अपना आइडिया नहीं है ना? आभा का लहजा अभी भी शांत था, लेकिन उसमें हल्का सा तंज था। तुम तो बिल्कुल अच्छे इंसान नहीं हो और तुमने बुराइयों में साथ भी दिया है। अब इतने धर्मी बनकर बात कर रहे हो। आभा को रवि के बारे में वेदांत से पहले ही पता चल गया था और वेदांत को कमांडर देवेन से रवि के बारे में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिली थी। उसे पता था कि रवि के पास एक हथियारों का जखीरा है। ये जखीरा सचमुच उसका अपना था। आर्मी से रिटायर होने के बाद उसने हथियारों का बिजनेस शुरू किया था। एपोकैलिप्स से पहले उसका बिजनेस ज्यादातर आर्मी के साथ था। वो बिजनेसमैन बन गया था, लेकिन बाकी बिजनेसमैनों से अलग था। वो एक देशभक्त और जिम्मेदारी का एहसास रखने वाला बिजनेसमैन था। एपोकैलिप्स के बाद सब कुछ बदल गया। लोग भी बदल गए। रवि भी, जो कभी देशभक्त बिजनेसमैन था, वो अब अपने हथियार संजय को भी बेच देता था। संजय कौन था? वो यशपाल का आदमी था। इस बात पर कमांडर देवेन कुछ नहीं कह सकते थे, क्योंकि सख्ती से कहीं तो रवि अब आर्मी का हिस्सा नहीं था। वो जिसके साथ चाहे बिजनेस कर सकता था और कैसा बिजनेस करता था, उस पर आर्मी वालों का कोई कंट्रोल नहीं था। बिजनेसमैन के नजरिए से उसे गलत नहीं कहा जा सकता था, लेकिन आभा उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और उसे उकसाना चाहती थी। मेरा आइडिया हो या ना हो वो जरूरी नहीं, बस ये बताओ कि तुम राजी हो या नहीं। मैं वो टाइप नहीं हूँ जो जानबूझकर बेइज्जती करवाने आए। रवि का लहजा भी ठंडा हो गया। वो कोई अच्छे टेम्पर वाला इंसान नहीं था। उसने आभा की उकसाहट को इतना बर्दाश्त सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि वो उसे एडमायर करता था। औरतों के लिए उसकी सहनशीलता थी और कमांडर रवि का भरोसा था। औरतों के लिए उसकी सबकॉन्शियस टॉलरेंस अपनी लिमिट तक पहुंच चुकी थी और कमांडर देवेन के रिक्वेस्ट की वजह से वो एक्स्ट्रा एफर्ट कर चुका था, तो अब वो और नरम नहीं रहा। आभा ने रवि की तरफ एक नजर डाली और प्रतीक को आंख मारी। प्रतीक आगे बढ़ा, मेन गेट खोला और स्वागत का इशारा किया। चैप्टर 278। आभा कोई उदार इंसान नहीं थी, न ही वो बेवकूफ या कंफ्यूज थी। रवि से पंगा लेने की तुलना में उसे समझ आ रहा था कि ज़ॉम्बीज को खत्म करना ज्यादा जरूरी मसला है। लेकिन उसने रवि को इतनी आसानी से अंदर आने दिया, वो भी कमांडर देवेन की वजह से था, जिसे वेदांत बहुत रिस्पेक्ट करता था। आभा कभी कमांडर देवेन से नहीं मिली थी, लेकिन वो वेदांत पर भरोसा करती थी। फिर भी आभा को कमांडर देवेन को लेकर काफी क्यूरियोसिटी थी। रवि ऐसा इंसान नहीं लगता था जो किसी की बात सुनता हो, फिर भी वो कमांडर देवेन की रिस्पेक्ट में यहाँ आभा को ढूंढने आया था। रवि अपने साथ ज्यादा लोग नहीं लाया, खुद को मिलाकर बस 5 लोग थे। ज्यादातर लोग इतने कम साथियों के साथ इतना रिस्क नहीं लेते, लेकिन रवि कोई आम इंसान थोड़े था। वो मिलिट्री बैकग्राउंड से था और वेदांत ने जिसकी तारीफ की हो वो तो बवाल स्किल्स वाला होगा। प्लस उसका मिलिट्री ट्रक आभा और वेदांत के यूनिमॉक्स को टक्कर दे सकता था, तो आम ज़ॉम्बीज का तो सवाल ही नहीं उठता। बैंडिट्स अगर उससे लूटपाट की कोशिश करते तो बस अपनी बेइज्जती करवाते, यानी डायरेक्ट मौत को इनवाइट करते। हथियारों की बात करें तो रवि के पास इतना स्टॉक था कि कोई टक्कर नहीं ले सकता। चूंकि ग्रुप छोटा था, आभा ने उन्हें डायरेक्ट अंदर आने दिया। ये दिखाता है कि आभा भी कितनी बिंदास थी। वो बिना डरे उन्हें अंदर ले आई, जैसे कह रही हो कोई गड़बड़ करने की हिम्मत तो करके दिखाओ। इस एक बात से ही रवि का आभा के लिए रिस्पेक्ट और बढ़ गया। वो बार बार आभा की तरफ देखे बिना रह नहीं पाया। आभा की खूबसूरती में कोई शक नहीं था। इतने टफ हालातों में भी उसका चेहरा ग्लो कर रहा था, जैसे वो कोई अपोकैलिप्स में जीने वाली लड़की हो ही ना। उसका वर्क यूनिफॉर्म उसे और भी कूल बना रहा था, मिलिट्री की फीमेल सैनिकों से भी ज्यादा स्टाइलिश। रवि की नजरें महसूस करके आभा ने पलटकर उसे देखा। उसकी नजरें खुली और बिंदास थी, लेकिन थोड़ी ठंडी भी। रवि ने अजीब सा हंसकर नजरें फेर ली। क्या फायर वाइब्स वाली लड़की है ये?
ये बस एक आम रेजिडेंशियल कॉलोनी थी और अपोकैलिप्स के साथ साथ इतनी गर्मी में बर्फ पिघलने के बाद उगी हरी भरी चीजें अब मुरझाने लगी थी। जो बचा था वो भी बुझा बुझा सा लग रहा था। कोई खास मजा नहीं आ रहा था। कॉलोनी के मेन गेट से अंदर जाते हुए जब वो लोग एक छोटे से चौक से गुजरे, रवि का ध्यान वहां ट्रेनिंग कर रहे लोगों पर गया। वो थोड़ा धीमे चलने लगा और उनकी तरफ देखने लगा। ट्रेनिंग में कॉलोनी के लोग तो थे ही, साथ में कुछ सैनिक भी थे। इनमें प्रशांत के लोग और नमन के आदमी भी शामिल थे। और ट्रेनिंग का इंचार्ज था प्रशांत। प्रशांत रोज नहीं आता था, वो राकेश और बाकियों के साथ बारी बारी से ड्यूटी करता था। रवि की नजरें तेज थी और उसने तुरंत प्रशांत की खासियत पकड़ ली। तुम्हारे पास तो टैलेंट की कमी नहीं, इतना जबर वाला इंसान तुम्हारे लिए काम कर रहा है, रवि ने तारीफ की। आभा ने रवि को देखा और बोली, तुमने भी तो खुद ही मुझसे कोलैब करने की पहल की थी, वो भी तब जब मुझे मिलिट्री ने छोड़ दिया था। रवि बस मुस्कुराया और कुछ बोला नहीं। जब दोनों ने नजरें हटाई और आगे बढ़ गए, प्रशांत ने रवि की पीठ को देखा और कुछ सोच में पड़ गया। रवि ने गेट पर ही आभा को बता दिया था कि वो यहाँ कोलैब के लिए आया है, लेकिन डिटेल्स में बात करनी बाकी थी। वो डिस्कशन 2 घंटे तक चला। आभा, वंदना बाहर है, वो कह रही है कि कुछ जरूरी बात बतानी है, प्रतीक ने कहा। प्रतीक और कुछ लोग दरवाजे पर गार्ड की तरह खड़े थे, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तुरंत अंदर आने को तैयार। आभा ने पूछा, क्या बात है? प्रतीक, उसने मुझे नहीं बताया, लेकिन वो बहुत टेंशन में लग रही थी। आभा को कुछ जरूरी काम लग रहा था, तो रवि ने कहा, अगर तुम्हें कोई जरूरी काम है तो पहले उसे निपटा लो। कोलैब का इरादा तो फिक्स हो गया था, लेकिन कुछ डिटेल्स, जैसे जॉइंट ऑपरेशन में दोनों तरफ से कितने लोग होंगे, हथियार और गोला बारूद कौन लाएगा, खुद के पास होंगे या रवि देगा, ये सब अभी फाइनल नहीं हुआ था। आभा ने टाइम वेस्ट नहीं किया और रवि को छोड़कर बाहर चली गई। आभा को देखते ही वंदना तेजी से आगे आई। अनाया, रोशनी का बेबी ठीक नहीं लग रहा। वो डॉक्टर रमेश को चेक करने भी नहीं दे रही और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। नवीन कहाँ है? आभा ने पूछा। वंदना ने सिर हिलाया, पता नहीं, वो लगातार लोगों से मिल रहा है। मैं देखने जाती हूँ, आभा ने कहा और चल पड़ी। कुछ कदम चलने के बाद वो रुकी और प्रतीक से बोली, तुम यहीं रुको और उसका ध्यान रखो। फिर थोड़ा रुककर बोली, उसे एक गिलास पानी दे दो। कोलैब करने जा रहे थे तो थोड़ा खातिरदारी भी बनती थी। प्रतीक ने सिर हिलाया, कूल दिखते हुए। वो बोली तो ध्यान रखो, लेकिन मतलब था कि रवि पर नजर रखो। प्रतीक ने तुरंत उसका इशारा समझ लिया। ये जवान लड़का अब इतना मैच्योर हो गया था कि काम संभाल सकता था। आभा को उस पर पूरा भरोसा था। आभा और वंदना रोशनी के क्वार्टर्स पर पहुंची। वो बिल्डिंग 8 की 10वीं मंजिल पर रहती थी। कमरा बड़ा था, लेकिन बहुत खाली खाली सा। बस एक बेड, एक मार्बल डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल और कुछ प्लास्टिक की स्टूल्स थी। ये सब लूटपाट के बाद बचे बेकार सामान थे, जो गर्मी के लिए जलाने लायक भी नहीं थे। अंदर घुसते ही खून की गंध आई। कमरे में रोशनी के अलावा बस डॉक्टर रमेश था। डॉक्टर रमेश, जो हाईली एजुकेटेड था, अब कटारा कम्युनिटी का डॉक्टर बन गया था। चाहे इंटरनल इंजरी हो, बाहरी घाव, बच्चों की बीमारी या गायनोकोलॉजी, सब कुछ वही देखता था। कोई भी बीमार पड़ता, उसे बुलाते। वो कभी मना नहीं करता था। जब भी कोई बुलाता, वो जितनी जल्दी हो सके पहुंच जाता। आभा, डॉक्टर रमेश ने आभा को आते देख खड़े होकर ग्रीट किया। वो कैसी है? आभा की आवाज नरम और गर्म थी, बाकियों से बात करने के स्टाइल से बिल्कुल अलग। उनके रिलेशनशिप के बारे में सिर्फ वेदांत को पता था। न आभा ने कभी बताया, न डॉक्टर रमेश ने किसी को कुछ कहा। वंदना को उनकी नजदीकी और दोस्ताना वाइब्स महसूस हुई, लेकिन उसने सोचा कि आभा बस डॉक्टर रमेश को रिस्पेक्ट दे रही है। आखिरकार डॉक्टर रमेश उनकी कम्युनिटी के लिए बहुत जरूरी इंसान था। हालत बहुत खराब है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा है, तुरंत सेक्शन करना होगा, नहीं तो बेबी बच नहीं पाएगा और मां बच्चे दोनों की जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन बेबी प्री मैच्योर है और डिलीवरी के बाद सही कंडीशंस नहीं होंगी तो उसकी जिंदगी भी रिस्क में है। मेरा सजेशन है कि तुरंत सेक्शन करो, लेकिन लड़की तैयार नहीं है। आभा का माथा सिकुड़ गया। तैयार नहीं? मैं अंदर जाकर देखती हूँ। आभा बेडरूम में गई। पिछली बार उसने रोशनी को तब देखा था जब वो उसे यहाँ लाई थी। तब भी उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी। अब न सिर्फ उसकी मेंटल हेल्थ खराब थी, बल्कि फिजिकल कंडीशन भी बहुत खराब लग रही थी। लड़की पहले से ही पतली थी, लेकिन अब पेट को छोड़कर वो इतनी दुबली हो गई थी कि लगता था शरीर में मांस ही नहीं बचा। कम्युनिटी में खाने को मांस सब्जियां तो नहीं थी, लेकिन मक्का तो था, जिससे कोई भूखा नहीं रहता था। लेकिन रोशनी को देखकर लग रहा था कि उसने ठीक से खाना ही नहीं खाया। रोशनी हमेशा नवीन के साथ रहती थी और नवीन उसका ख्याल रखता था। फिर वो ऐसी हालत में कैसे पहुंच गई? रोशनी, सुनो, तुम्हारी कंडीशन बहुत सीरियस है। तुरंत सर्जरी करनी होगी, बेबी को बाहर निकालना होगा, नहीं तो 2 जिंदगियां खतरे में पड़ जाएंगी। रोशनी का चेहरा पीला पड़ गया था और उसके छोटे से चेहरे पर आंखें बड़ी लग रही थी। पहले वो आंखें आधी बंद रखती थी,
आभा की आवाज सुनकर उसने धीरे धीरे आंखें खोली। मैं इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती। उस वक्त रोशनी और उसकी बहन को उसके भाई ने नवीन को दे दिया था। ये बच्चा वो नहीं चाहती थी और आभा उसकी इस फीलिंग को समझ सकती थी। लेकिन अब चाहे वो बच्चा चाहे या न चाहे, ये उसकी जिंदगी को खतरे में डाल रहा था। उसे इमोशंस में बहकर फैसला लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती थी। चैप्टर 279। अगर तुम्हें पहले बच्चा नहीं चाहिए था तो अबॉर्शन क्यों नहीं करवाया? अब तो इतना बड़ा हो गया है, अगर तुम इसे जन्म नहीं देना चाहती तो अपनी जिंदगी को ही खतरे में डाल रही हो। आभा कोई सुपर सॉफ्ट टाइप की लड़की नहीं थी। उसका लहजा हमेशा थोड़ा कोल्ड और डिटैच रहता था, लेकिन बाकी औरतों से बात करते वक्त वो थोड़ा नरम पड़ जाती थी। पर अभी रोशनी से बात करते हुए उसमें जरा भी सॉफ्टनेस नहीं थी, बल्कि थोड़ा सख्त टोन था, जैसे कोई बड़ा उसका फैसला सुना रहा हो। रोशनी की आंखों से बड़े बड़े आंसू टपक रहे थे। उसने धीरे से अपना पेट छुआ, फिर अचानक मुट्ठी बांधकर अपने पेट पर जोर से मारा। आभा ने फटाफट उसका रिस्ट पकड़ लिया। आभा, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, मुझे ये कमीना बच्चा नहीं चाहिए, रोशनी जोर से चिल्लाई। उसकी हालत देखकर लग रहा था कि वो होश में तो आ गई थी, लेकिन उसकी फीलिंग्स ओवरलोड हो रही थी। ये वक्त नखरे दिखाने का नहीं है। अगर तुम इसे नहीं चाहती तो जन्म के बाद किसी और को दे सकती हो पालने के लिए। अभी प्रायोरिटी तुम्हारी जिंदगी है। नवीन कहाँ है? आभा गुस्से में थी। वो नवीन जैसा निकम्मा रोशनी का ख्याल कैसे रख सकता था? इस लड़की की जिंदगी उसने पहले ही बर्बाद कर दी। उसका बच्चा पेट में था और अब इतने क्रिटिकल टाइम पर वो गायब था। आभा की आखिरी बात में ठंडक थी, गुस्से से भरी। लेकिन रोशनी ने सिर हिलाया, आंसू और तेजी से बहने लगे। आभा को लगा कि उससे और जवाब नहीं मिलेगा, तो वो मुड़कर बाहर चली गई। दरवाजे पर पहुंचते ही रोशनी की आवाज आई, आभा, नवीन अच्छा इंसान है, प्लीज उसे बचा लो। आभा रुकी, पलटी और रोशनी को देखा। नवीन कहाँ है? उसने फिर पूछा। रोशनी ने होंठ काटते हुए कहा, वो शायद अनाज गोदाम गया है। आभा के जाने के बाद प्रतीक ने उसकी बात मानकर रवि के लिए एक गिलास पानी डाला और टेबल पर रख दिया। पानी रखकर वो चुपचाप बाहर चला गया। भाई, बाहर जो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनका इंचार्ज कौन है? रवि ने प्रतीक को रोककर पूछा। प्रतीक ने उसकी तरफ एक नजर डाली, कुछ बोला नहीं और चला गया। रवि मुस्कुराया। आभा के पास तो कमाल का जादू था, उसके लोग उसकी बात मानने में फुल ऑन डेडिकेटेड थे। रवि ने उस गिलास को देखा जो प्रतीक लाया था। गिलास साफ था, लेकिन शायद बार बार पानी डालने की वजह से उसमें स्केल जम गया था, जो देखने में अच्छा नहीं लग रहा था। रवि तो बोतल बंद पानी पीता था, ये गिलास का पानी वो पी नहीं सकता था। वैसे जो लोग सरवाइव कर रहे थे, उनके लिए वायरस और गंदगी से फ्री पानी पीना भी किसी लग्जरी से कम नहीं था, बोतल बंद पानी तो दूर की बात। तो ये गिलास वाला पानी देना आभा का कोई इरादतन मसला नहीं था। बोर होकर रवि खिड़की के पास गया। वहां से छोटा चौक तो दिखाई नहीं दे रहा था, बस नीचे एक बुझा बुझा सा ग्रीन बेल्ट था। सचमुच कुछ खास देखने लायक नहीं था। जैसे ही वो पलटने वाला था, उसकी नजर एक शख्स पर पड़ी। नीचे एक लंबा, सीधा सादा शख्स था, ग्रे कैजुअल कपड़ों में, रिलैक्स और कूल लग रहा था, लेकिन उसके कदम स्टेडी थे, जैसे किसी मकसद से चल रहा हो। पीठ से ही रवि ने उसे तुरंत पहचान लिया। उसके होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। ये तो वही है। रवि बड़ा घमंडी इंसान था, और क्यों न हो, उसका टैलेंट भी तो कमाल का था। अपनी ट्रूप में उसने कई फर्स्ट बनाए थे, जो सालों तक कोई नहीं तोड़ पाया था। फिर एक दिन वेदांत नाम का शख्स आया और उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया, वो भी बड़े मार्जिन से। रवि को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने वेदांत को ढूंढकर आमने सामने चैलेंज करना चाहा, लेकिन वेदांत ने बस इतना कहा, इंटरेस्ट नहीं है। रवि ने कभी खुद से ज्यादा घमंडी इंसान नहीं देखा था। उसका कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भड़क गया
और उसने वेदांत पर सरप्राइज अटैक कर दिया। लेकिन वेदांत उसकी सोच से कहीं ज्यादा फुर्तीला था। अटैक फेल हो गया और फिर दोनों में असली फाइट हुई। जैसा कि उम्मीद थी, रवि हार गया। हारकर रवि ने कहा, बस रुक, मैं एक दिन तुझे हरा दूंगा। उसके बाद वो वेदांत को फिर चैलेंज करने का मौका ढूंढ रहा था, लेकिन वो गायब हो गया। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गया। रिटायरमेंट के बाद भी रवि को दोबारा उससे मुकाबला करने का मौका नहीं मिला। जब उसने पहली बार आभा को देखा था तो उसके बैग को देखकर उसे शक हुआ था। वो बैग वेदांत के बैग से बहुत मिलता जुलता था, लेकिन उसने सोचा शायद ये इत्तेफाक हो। रवि ने वेदांत को धीरे धीरे गायब होते देखा, फिर मुड़कर दरवाजे की तरफ चला गया। नवीन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अनाज गोदाम की रखवाली 5 लोग कर रहे थे, 3 कम्युनिटी के लोग और 2 प्रशांत के आदमी। गोदाम असल में 2 फर्स्ट फ्लोर अपार्टमेंट्स थे, जिन्हें तोड़कर जोड़ दिया गया था। फर्स्ट फ्लोर होने की वजह से खिड़कियां लोहे की चादरों से सील थीं, जिससे अंदर घुसना मुश्किल था। सिर्फ एक ही दरवाजा था, जिससे रखवाली आसान थी। नवीन मुस्कुराया और बोला, आटा लेने आया हूँ। आभा ने मेरी वाइफ के लिए स्पेशल अप्रूव किया है। आधा अनाज मक्का था, बाकी में से 3/5वां हिस्सा गेहूं और 2/5वां चावल। तो गेहूं और चावल कम थे। नवीन कम्युनिटी में लोगों से घुल मिल गया था। सबको पता था कि उसके घर में एक प्रेग्नेंट औरत है। सब जानते थे कि वो उसकी वाइफ नहीं थी। लेकिन इन हालातों में एक जवान, खूबसूरत औरत का साथ होना, वो भी जिसके पेट में तुम्हारा बच्चा हो, ये कई लोगों को जलन देता था। नवीन ने एक कागज का टुकड़ा दिया, जिस पर आभा की मुहर थी। बच्चा अब आने वाला होगा ना? एक रेजिडेंट ने कागज चेक करते हुए नवीन से बात की। नवीन ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, जल्दी। सचमुच जलन हो रही है। जल्दी ही तुम 3 लोगों का फैमिली बन जाओगे। बोलने वाला शख्स सिंगल था। उसकी एक वाइफ थी जो प्रेग्नेंट थी, लेकिन वायरस के अटैक से वो बच नहीं पाई थी। सर्दी के बाद उसकी मौत हो गई थी। उस वक्त वायरस इतना खतरनाक नहीं था, इसलिए वो ज़ॉम्बी नहीं बनी। लेकिन उसकी मौत ने उस शख्स को तोड़ दिया था। अब भी उसकी बात सोचकर उसे दुख होता था। नवीन ने होंठ मोड़कर मुस्कुराया, लेकिन कुछ बोला नहीं। उसकी नजरें कागज पर टिकी थी। उस शख्स को लगा कि नवीन आज थोड़ा चुप था। आमतौर पर वो उनसे गप्पे मारता था, लेकिन आज वो डिस्ट्रैक्टेड लग रहा था। अरे, प्रशांत का आदमी, जो कागज चेक कर रहा था, उसका माथा सिकुड़ा। क्या हुआ? बाकी लोग क्यूरियोसिटी से देखने लगे। सबका ध्यान उस अजीब सी आवाज पर गया, और किसी ने नहीं देखा कि नवीन धीरे धीरे अपनी जेब में हाथ डाल रहा था। कुछ नहीं, गलत पढ़ लिया। सब रिलैक्स हो गए। मुझे लगा शायद इस कागज में कुछ गड़बड़ है जो मैंने नहीं देखा, पहले कागज चेक करने वाले ने कहा। उनकी जिंदगी इस अनाज पर टिकी थी, और अगर कुछ गलत हुआ तो सबकी जवाबदेही बनती थी। नवीन ने चुपके से राहत की सांस ली, धीरे धीरे अपनी जेब से हाथ निकाला। वो कम्युनिटी के सब लोगों से वाकिफ था, प्रशांत के आदमियों को भी जानता था। जिस जवान ने अभी अजीब सी आवाज निकाली थी, वो भी उसे अनजान नहीं था। वो जवान मुस्कुराते हुए नवीन को कागज लौटाने लगा। नवीन ने भी राहत महसूस करते हुए मुस्कुराकर कागज लेने के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन जैसे ही उसने कागज पकड़ा, जवान के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने नवीन का रिस्ट पकड़ा, खींचा, मोड़ा और उसकी बाह को पीछे दबाकर पिन कर दिया। चैप्टर 280। नवीन ने 2 साल मिलिट्री में सर्व किया था और थोड़ा बहुत स्किल्स तो थे ही। जब जवान ने उसे अचानक पकड़ा तो नवीन ने तुरंत रिएक्ट किया और रजिस्ट करने की कोशिश की। लेकिन जो सिर्फ मिलिट्री में गिल्डिंग करके आया हो, वो भला कई मिशंस को अंजाम देने वाले प्रोफेशनल सैनिक का मुकाबला कैसे कर सकता। उसका रजिस्टेंस बेकार गया और पलक झपकते ही वो जमीन पर था। कम से कम बाकी 2 कम्युनिटी वालों को तो ऐसा ही लगा। वो रिएक्ट भी नहीं कर पाए और नवीन पहले ही धराशायी हो चुका था।
ये क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। नवीन जमीन पर मुंह के बल गिरा, गुस्से में चिल्लाया। उसे अंदाजा तो था कि क्या वजह हो सकती है, लेकिन उसने पहले ही जोर जोर से चिल्लाकर ड्रामा शुरू कर दिया। तुम फर्जी स्लिप लेकर अनाज लेने आए हो। क्या प्लानिंग है तुम्हारी? नवीन ने ये रिस्क इसलिए लिया था क्योंकि उसे लगता था कि प्रशांत के ये दो आदमी ताकतवर तो हैं, लेकिन दिमाग से सीधे साधे हैं। वो शायद ज़ॉम्बीज़ से लड़ने में माहिर हों, लेकिन ऑफिशियल सील की सच्चाई चेक करने में नहीं। उसने बाकी दो रेजिडेंट गार्ड्स की भी पहले से जांच कर रखी थी। एक पुराना टैक्सी ड्राइवर था, दूसरा शेफ। दोनों ही ज्यादा दिमाग लगाने वाले नहीं थे। लेकिन उसे क्या पता था कि प्रशांत का ये आदमी इतना तेज निकलेगा कि फर्जीवाड़ा पकड़ लेगा। नवीन अपनी यूनिट में कई सालों तक छोटा मोटा लीडर रहा था, कोई नौसिखिया नहीं था। उसके चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं दिखी। उसने फटाफट दिमाग में काउंटर प्लान बनाया। क्या बकवास कर रहे हो? ये फर्जी कैसे हो सकता है? नवीन ने तो बिल्कुल मानने से इनकार कर दिया। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो आभा से जाकर पूछ लो। देख लो ये स्लिप उसने मुझे दी है या नहीं। नवीन इतने कॉन्फिडेंस से बोला, बिना जरा भी गिल्ट के, कि बाकी दो कम्युनिटी वालों को शक होने लगा। कहीं गलती तो नहीं हो गई? आभा और नवीन का रिलेशन तो वाकई अच्छा लगता था। हो सकता था कि उसने अपनी प्रेग्नेंट यंग वाइफ के लिए स्पेशल परमिशन दी हो। तुमने ठीक से देखा? कहीं गलती तो नहीं हो गई? नवीन को पकड़े हुए जवान ने हंसा। आभा ने मुझे यहाँ गार्ड के लिए रखा है, कोई वजह तो होगी। हाँ, जब से योगेश ने उनके अनाज को जलाने की कोशिश की थी, तब से आभा ने प्रशांत के एक और आदमी को यहाँ तैनात किया था। पहले से ही प्रशांत का एक आदमी गोदाम के गार्ड्स में था, तो किसी ने ज्यादा नहीं सोचा। बस यही समझा कि ट्रबल मेकर्स को रोकने के लिए एक एक्स्ट्रा आदमी रखा गया है। और इस नए आदमी के बारे में किसी ने कुछ और नहीं सोचा, बस इतना कि एक और शख्स का मतलब एक्स्ट्रा ताकत। और ये ताकत सिर्फ फिजिकल पावर नहीं थी, सबसे जरूरी थी दिमागी ताकत। इस पल में न सिर्फ बाकी लोगों को समझ आया, बल्कि नवीन को भी एहसास हुआ। उसने प्रशांत के इन कुछ आदमियों को कम आंका था, और उससे भी ज्यादा आभा की चालाकी और प्लानिंग को। तभी कदमों की आहट आई। नवीन ने दरवाजे की तरफ देखा। एक जोड़ी बेज एंकल बूट्स उसकी नजर में आए। बूट्स के ऊपर एक पतली मगर ताकतवर पिंडली थी, और इसके बगल में एक और जोड़ी पैर थे, जाहिर तौर पर मर्द के, जो ग्रे कैजुअल पैंट पहने हुए था। नवीन ने आंखें बंद कर ली। उसके दिल में बची उम्मीद की छोटी सी चिंगारी पूरी तरह बुझ गई। आभा, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आईं। इसने फर्जी स्लिप लाकर गेहूं लेने की कोशिश की। मैंने इसे पकड़ लिया है, प्रशांत के आदमी ने कहा। आभा ने सिर हिलाया। उसकी नजर नवीन पर पड़ी। वो पास गई, झुकी, और नवीन के शरीर पर 2 बार थपथपाया। नवीन की पैंट की जेब से एक गन निकल आई। इसे छोड़ दो। आभा के ऑर्डर पर प्रशांत का आदमी बिना हिचकिचाहट के नवीन को छोड़कर अपनी पहले वाली जगह पर लौट गया। नवीन, अब आजाद, तुरंत खड़ा नहीं हुआ। वो पलटा, जमीन पर सीधा लेट गया, 2 सांसें ली, और फिर धीरे से उठकर बैठ गया, आभा को देखते हुए। अच्छा हुआ तुम वक्त पर आ गई। उसके शब्द कुछ अजीब से थे। सुनने में ऐसा लग रहा था जैसे वो चाहता था कि आभा जल्दी आए। ये यशपाल ने तुमसे करवाया? आभा ने पूछा। मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। आभा ने नवीन को कुछ सेकंड तक देखा और फिर बोली, क्या उसने रोशनी को धमकी दी? नवीन ने हैरानी से आभा को देखा। तुम्हें कैसे पता? आभा का चेहरा बेपरवाह था, लेकिन उसका लहजा थोड़ा ठंडा था। तुम्हें पता है रोशनी को भयानक ब्लीडिंग हुई है। बच्चा भी खतरे में है। उसने तय कर लिया है कि वो मर जाएगी, और दोनों की जान जाएगी। नवीन का चेहरा एकदम बदल गया। वो जमीन से उछलकर खड़ा हुआ और बाहर भागने को हुआ, लेकिन वेदांत ने उसे रोक दिया। नवीन ने वेदांत की तरफ एक नजर डाली, फिर आभा की ओर मुड़ा। आभा, मुझे रोशनी के पास जाने दो।
उसके बाद तुम मेरे साथ जो चाहे कर सकती हो। नवीन के चेहरे पर टेंशन और बेचैनी थी। उसे पता था कि वो यहाँ से जबरदस्ती नहीं निकल सकता, वो सिर्फ आभा से रिक्वेस्ट कर सकता था। अब तुम वहां जाकर क्या कर लोगे? जब यशपाल ने ये कदम उठा लिया तो क्या वो रोशनी को जिंदा छोड़ेगा? नवीन ने आभा को घूरा। उसकी आंखों में धीरे धीरे नफरत भड़कने लगी। उसने धीरे धीरे मुट्ठियां भींची, दांत पीसते हुए कहा, उसने हद पार कर दी। रवि ने करीब 1 घंटे तक इंतजार किया, लेकिन आभा नहीं आई, तो उसने प्रतीक को अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स देकर पहले निकल लिया। कौन जानता था कि आभा के काम कितना टाइम लेंगे? वो बस इंतजार नहीं कर सकता था। प्रतीक ने उसे जाने से नहीं रोका, लेकिन उसने खुद रवि को बाहर तक छोड़ा। कम्युनिटी के आंगन से गुजरते हुए रवि ने प्रशांत को दोबारा नहीं देखा, लेकिन उसे वेदांत और आभा दिख गए। रवि को जाते देख आभा ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। इस बार रवि की नजरें ज्यादातर वेदांत पर थी। काफी टाइम बाद मिले। दोनों कभी कॉमरेड थे, और भले ही उनका रिलेशनशिप एवरेज था, लेकिन अब लंबे वक्त बाद मिलने की कोई खास खुशी नहीं थी। रवि ने मुस्कुराते हुए वेदांत को ग्रीट किया, लेकिन उसकी आंखों में ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं थी। वेदांत भी वैसा ही था, बेपरवाह जवाब देते हुए, हम काफी टाइम बाद मिले। सोचा नहीं था कि तुम यहाँ मिलोगे। बड़ा सरप्राइज है। उसका सरप्राइज सिर्फ यही वेदांत से मिलने का नहीं था, बल्कि इस बात का भी था कि वेदांत आभा के ऑर्डर्स मान रहा था। रवि को जितना वेदांत के बारे में पता था, वो ऐसा शख्स नहीं था जो किसी के नीचे काम करे। मैं भी हैरान हूँ कि तुम एक दिन कंप्लीट बिजनेसमैन बन जाओगे। वेदांत का कंप्लीट बिजनेसमैन कहने का मतलब था कि रवि ने एक सैनिक के सिद्धांत और नैतिकता छोड़ दी थी। सही गलत की परवाह किए बिना हर तरह का बिजनेस करने लगा था। चैप्टर 281। पहले एक दूसरे के बराबर और उतने ही स्किल्ड, रवि और वेदांत का फिर से मिलना वैसा नहीं था जैसा उनकी पहली मुलाकात में था, जब दोनों में जबरदस्त टक्कर थी। अब न तो वो पुरानी जिद थी, न ही कोई खास दोस्ती। बाहर से तो वो सभ्य लग रहे थे, लेकिन उनकी बातों में हल्का हल्का तंज छिपा था। रवि से बस 2-4 शब्द बोलकर वेदांत पहले निकल गया। रवि भी गेट की तरफ बढ़ चला। प्रतीक ने वेदांत और उसके लोगों को बाहर तक छोड़ा, गेट लॉक किया, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए और वापस मुड़ गया। रवि के चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था, लेकिन उसके आदमी गुस्से में तिलमिला रहे थे। बॉस, हमारे पास सब कुछ है, फिर यहाँ आकर ये बेइज्जती क्यों सहनी? हाँ, वो आभा भी हद करती है। न सिर्फ उसकी जुबान तीखी है, बल्कि उसने हमें छोड़कर चली भी गई। साफ है कि वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करती। मेरे ख्याल से आप अब मिलिट्री में नहीं हो, फिर ऊपर से ऑर्डर्स क्यों मानने? रवि के आदमी में से 2 पहले आभा से मिल चुके थे। पिछले बार उन्होंने मजाक किया था कि उनका बॉस उसमें इंटरेस्टेड है, लेकिन चीजें वैसी नहीं हुई जैसी उन्होंने सोची थी। बॉस ने उस औरत को इम्प्रेस करने की बजाय उल्टा वो बुरा हाल लेकर बेस पर लौटा था। तब किसी की हिम्मत नहीं हुई कि पूछे क्या हुआ था। अब लग रहा था कि उनका बॉस फिर से उस औरत के जाल में फंस गया। न सिर्फ आज के लिए, बल्कि पिछले बार की बात भी उनके गले नहीं उतर रही थी। साफ था कि रवि के लोग उसके लिए फुल लॉयल थे। रवि कार तक गया, लेकिन तुरंत अंदर नहीं बैठा। उसने जेब से सिगरेट निकाली, लाइट की, 2 कश लिए और फिर हल्की सी स्माइल के साथ बोला, तुमने उस शख्स को देखा जो रेजिडेंस की ट्रेनिंग का इंचार्ज है? उसके बाकी माथातों ने एक साथ सिर हिलाया। रवि बोला, वो कोई आम इंसान नहीं है। क्या मतलब, आम नहीं? मैंने तो बस एक नॉर्मल आदमी देखा, बस चेहरे पर कुछ टैटूज वगैरह थे। क्या वो कोई गैंग लीडर है? गैंग लीडर? रवि ने हंसी उड़ाई। वो क्या चीज है? वो तो स्पेशल टैलेंट है। बाकी लोग समझ नहीं पाए कि रवि का मतलब क्या है और उसे क्यूरियसली देखने लगे। रवि ने सिगरेट की राख झटकी और बोला, उसके चेहरे पर जो है वो टैटूज नहीं है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्ट होने के बाद बचे निशान है। ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्ट होने के बाद भी वो जिंदा है। रवि ने उस आदमी को देखा, क्यों नहीं? नहीं तो तुम्हें क्या लगता है कि लोग इतनी मेहनत से एक्सपेरिमेंट्स क्यों करते हैं? सचमुच रवि को भी यशपाल के एक्सपेरिमेंट के बारे में पता था। ज्यादातर लोग समझते थे कि ये बस नॉर्मल वायरस रिसर्च है, लेकिन कुछ ही जानते थे कि वो इंसानों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। और रवि ने ये बात अपने भरोसेमंद आदमियों से नहीं छिपाई थी। भले ही वो बॉस और सबॉर्डिनेट थे, लेकिन वो ऐसे भाई थे जो जिंदगी मौत के हालातों में एक दूसरे के साथ खड़े रहे थे। क्या वो कोई मेडिसिन मैन बनाने की कोशिश कर रहे हैं? एक ने पूछा।
वो साईफाई थ्रिलर्स का शौकीन था और उन शोज में कई बार ह्यूमन एक्सपेरिमेंटर्स अपने फायदे के लिए ताकतवर मेडिसिन मैन बनाते थे। रवि ने उसकी तरफ मुस्कुराकर कहा, उसे मेडिसिन मैन कहना गलत नहीं है। दवाइयों से पाले गए ज़ॉम्बी गुणों वाला इंसान सचमुच मेडिसिन मैन ही तो था। बॉस, आप कह रहे हो कि वो शख्स एक सक्सेसफुल मेडिसिन मैन है? उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो गया? रवि ने मुस्कुराया। उसकी आंखों में हल्का सा तिरस्कार झलका। अगर उसके पास वो काबिलियत होती तो अब तक पूरी मिलिट्री बल्कि पूरा इंडिया उसके कंट्रोल में होता। तो फिर क्या माजरा है? माजरा क्या है? ये तो आभा से पूछना पड़ेगा। रवि ने लगभग जल चुकी सिगरेट को जमीन पर फेंका, उसे पैर से कुचला, फिर कार का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। बाकी लोग भी एक एक करके कार में चढ़ गए। मॉडिफाइड मिलिट्री ट्रक तेजी से निकल गया। रवि के आखिरी शब्द हवा में गूंजे, इस कम्युनिटी में छिपे हुए टैलेंट्स की भरमार है, बहुत जबरदस्त और बहुत इंटरेस्टिंग। रवि के जाने के बाद प्रतीक आभा को ढूंढने गया। उसे पता था कि आभा रोशनी को देखने गई थी, तो वो सीधे रोशनी और नवीन के घर पहुंचा। वहां आभा और वंदना दोनों दरवाजे पर थी। वो चला गया। आभा ने पूछा। प्रतीक ने सिर हिलाया, फिर रवि का छोड़ा हुआ नोट उसे थमाया। उसने ये आपके लिए छोड़ा है। बोला कि अगर आगे डिस्कशन के लिए मिलना कन्वीनियंट नहीं है तो रिमोट कांटेक्ट भी ठीक है। आभा ने नोट लिया, उस पर एक नजर डाली और बिना कुछ बोले जेब में डाल लिया। रोशनी कैसी है? प्रतीक ने चुपके से वंदना से पूछा। वंदना बोली, डॉक्टर रमेश अंदर उसकी सर्जरी कर रही हैं। बात खत्म होते ही दरवाजा खुला। डॉक्टर रमेश बाहर निकले, खून और पसीने की गंध से भरे हुए। वो नया सर्जिकल गाउन पहने था जो खून से सना था। उनके चेहरे पर पसीना था और बाल ऐसे भीगे थे जैसे अभी धोए हों। कोई चारा नहीं था, हालात सीमित थे। कमरे में एसी नहीं था और गर्मी इतनी थी कि पसीना तो आना ही था। सर्जरी के बाद हाथ धोने के लिए भी काफी पानी नहीं था। बाहर खड़े तीनों लोग एक साथ डॉक्टर रमेश को देखने लगे। भले ही वो कुछ नहीं बोले, लेकिन साफ था कि वो रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर रमेश कुछ बोल पाते, तभी अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आई। भले ही ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन हाँ, वो बच्चे के रोने की आवाज थी। माँ और बेटा फिलहाल सेफ हैं, डॉक्टर रमेश ने कहा। फिलहाल सेफ का मतलब था कि वो इस मुश्किल घड़ी से गुजर गए थे, लेकिन बाद में कोई और कॉम्प्लिकेशंस होंगे या नहीं, इसकी गारंटी अभी नहीं दी जा सकती थी। आखिरकार हालात सीमित थे और बच्चा प्रीमैच्योर था। वंदना रोशनी को देखने अंदर गई। प्रतीक को आभा ने कुछ और काम करने का इंस्ट्रक्शन दिया। आभा डॉक्टर रमेश को नीचे तक छोड़ने गई। चैप्टर 282। रमेश, तुम्हें ये सर्जिकल गाउन उतारकर फेंक देना चाहिए, आभा ने कहा। गाउन ज्यादा हवादार नहीं था और खून से सना था, तो जाहिर है कि इसे पहनना कितना अनकंफर्टेबल होगा। इसे फेंकना वेस्ट होगा। मैं इसे वापस ले जाकर धो लूंगा, अगली बार फिर यूज कर लूंगा। वो डिस्पोजेबल सर्जिकल गाउन पहने था जो नॉर्मली एक बार यूज करने के बाद फेंक दिया जाता है, लेकिन मौजूदा हालात में वो इसे वेस्ट नहीं कर सकता था। ये गाउन भी तो आभा ने उसे दिया था। आभा बोली, इस तरह का डिस्पोजेबल सर्जिकल गाउन धोने के बाद दोबारा यूज नहीं हो सकता, तो इसे रखने का कोई फायदा नहीं। तुम्हें इतना कंजूस होने की जरूरत नहीं। जब ये खत्म हो जाएंगे, मैं और लाने का जुगाड़ कर लूंगी। असल में उसके स्पेशल डायमेंशन में ढेर सारे गाउन थे और जब तक वो उसके स्पेशल डायमेंशन में थे वो कभी खत्म नहीं होते। लेकिन वो डॉक्टर रमेश से ये नहीं कह सकती थी कि उसके पास ढेर सारे हैं, बेफिक्र यूज करो। बाहर कितना खतरा है ये तो छोड़ो, इतने लंबे वक्त तक बर्फ और बाढ़ के बाद अगर कुछ मिल भी गया तो शायद यूज करने लायक न हो। जितना बचा सकते हैं बचाना चाहिए। आभा ने और कुछ नहीं कहा। सोच लिया कि अगली बार वो उसे डिस्पोजेबल की जगह रियूजेबल सर्जिकल गाउन देगी जो वो धोकर कई बार यूज कर सके। वैसे आभा, तुम्हें उस बात को गंभीरता से देखना चाहिए जो मैंने पहले कही थी। कम्युनिटी में अब लोग बढ़ रहे हैं और तुम ये गारंटी नहीं दे सकती कि सब तुम्हारे प्रति लॉयल हैं। इस बार उन्होंने चुपके से रोशनी को टारगेट किया, लेकिन अगली बार क्या करेंगे? शायद वो तुम्हें भी टारगेट करें, तो बहुत सावधान रहना। आभा ने सिर हिलाया, मुझे पता है, मैं इसकी पूरी छानबीन करूंगी। गर्मी से तपते बड़े से कमरे में फर्श भी आग की तरह गर्म था। कमरे में कुछ भी नहीं था, न टेबल न कुर्सी। जरा सी भारी सांस भी कई गुना बढ़कर गूंज जाती थी। नरेन कोने में दीवार के सहारे बैठा था, आंखें बंद। दीवार फर्श से थोड़ी ठंडी थी। उसके होंठ सूखे मिट्टी जैसे थे, फटे हुए, कुछ जगहों से खून भी रिस रहा था। जब होंठ ज्यादा सूख जाते तो वो जीभ से उन्हें चाट लेता। नरेन ने बाहर आसमान की तरफ देखा। उसकी नजर उस शख्स की तलाश में थी जो उसे खाना और पानी लाता था। दिन में बस 2 बार ही सही, लेकिन कम से कम उसे इसका इंतजार तो रहता था। तभी दरवाजे से ताले खुलने की आवाज आई। नरेन की आंखों में बेसाख्ता उम्मीद चमकी। लेकिन जो शख्स अंदर आया वो खाली हाथ था, न खाना था न पानी, और चेहरा भी अनजान था। वो नहीं जो रोज उसे खाना पानी लाता था। पल भर में नरेन के दिल में बेचैनी उठी। उसका शरीर टाइट हो गया और वो नए आए शख्स को सावधानी से देखने लगा।
तुम कौन हो? अभी भी ये पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? लगता है आभा ने तुम्हारे साथ काफी नरमी बरती है। आभा ने भेजा है। नरेन चुप रहा, उस शख्स को घूरता रहा। वो शख्स नरेन की तरफ बढ़ा, चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में ठंडी किलिंग वाइब्स थीं। जब से तुम हमारी कम्युनिटी में आए हो, या तो तुमने हमारी औरतों को नुकसान पहुंचाया या गोदाम को टारगेट करने की कोशिश की। आभा की नरमी का मतलब ये नहीं कि कम्युनिटी के बाकी लोग तुम्हें माफ करने को तैयार हैं। नरेन ने हंसी उड़ाई। तुम आभा की पीठ पीछे मेरे पास आए हो। डर नहीं लगता कि बाद में वो तुम्हें सजा देगी? वो शख्स हंसा, नरेन को देखते हुए। कौन जानेगा, मुर्दे तो बोलते नहीं। नरेन ने उस साधारण से चेहरे को देखा जो धीरे धीरे करीब आ रहा था, और बोला, तुम मुझे मारने आए हो ताकि मैं कुछ बोल ना सकूं। कटारा कम्युनिटी में रहते हुए नरेन ने देखा था कि यहाँ के लोग आभा को लगभग पूछते थे। वो जो कहती थी, जो ऑर्डर देती थी, कम्युनिटी वाले बिना सवाल किए मानते थे। उसने नरेन को मारने का ऑर्डर नहीं दिया था, तो कम्युनिटी वाले उसकी बात के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करते। क्या फर्क पड़ता है, रिजल्ट तो वही है। वो शख्स खाली हाथ कदम कदम नरेन की तरफ बढ़ रहा था। उसके पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन नरेन जानता था कि वो हमला करेगा, और निश्चित रूप से न बंदूक से न चाकू से। नरेन खड़ा हुआ, भागने की कोशिश की, लेकिन बंधे हुए हाथ और लोहे की जंजीरों में जकड़े पैरों ने उसे उसकी हालत का एहसास करा दिया। वो एक कैदी था जिसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। वो शख्स ने चतुराई से नरेन के बंधे हुए रिस्ट पकड़े, उसे फटाफट नीचे खींचा, एक हाथ से उसे दबाया और दूसरे हाथ से उसके पैरों की जंजीर खींचकर उसके गले में लपेट दी। ये मेरा गला घोंटना चाहता है। नरेन ने उस शख्स का इरादा भांप लिया। ये कोई मार्शल आर्ट्स में ट्रेंड इंसान था। पहले शायद नरेन उसका मुकाबला कर पाता, लेकिन अब बंधे हाथ पैरों के साथ वो बस कटिंग बोर्ड पर रखी मछली था, जिसके पास न रजिस्ट करने की ताकत थी न मौका। वो खुद को बचा नहीं सकता था, बस मदद के लिए चिल्ला सकता था। जैसे ही वो चिल्लाने वाला था, उस शख्स ने, जो पहले से तैयार था, अपनी जेब से एक कपड़ा निकाला और नरेन के मुंह में ठूंस दिया। रस्सी तुरंत कस गई और नरेन का चेहरा फौरन लाल हो गया। उसके हाथ हिल नहीं सकते थे। उसने अपने पैर जोर जोर से हिलाए, लेकिन गले की रस्सी वही थी जो उसके पैरों से बंधी थी। जितना वो पैरों से स्ट्रगल करता, गले की रस्सी उतनी ही कसती जाती। लेकिन मौत के कगार पर इंसान का दिमाग शून्य हो जाता है। जिंदा रहने की चाहत ने उसे सोचने नहीं दिया कि पैरों का जितना इस्तेमाल करेगा, गला उतना ही घुटेगा। नरेन का चेहरा धीरे धीरे बैंगनी नीला पड़ने लगा, उसकी आंखें पलटने लगी। उसे दबाने वाला शख्स अपनी पकड़ ढीली नहीं कर रहा था। वो तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक नरेन की आखिरी सांस न निकल जाए। वो कोई ढीला छोर नहीं छोड़ना चाहता था। अरे वाह, इतना बड़ा चूहा फंस गया। एक हल्की सी औरत की आवाज गूंजी। वो शख्स ने फौरन नरेन को छोड़ा और पलटकर दरवाजे की तरफ गोली चलाई। संभलो। नीति के झुकने से पहले तरुण ने उसका सिर पकड़कर उसे साइड में खींच लिया। दूसरी तरफ राकेश को पहले से शक था कि दूसरा शख्स बंदूक निकाल सकता है, इसलिए वो कमरे में घुसते ही अलर्ट था। जैसे ही उस शख्स ने बंदूक निकाली, राकेश ने भी अपनी बंदूक निकालकर उसके कंधे में गोली मारी। चूंकि घायल हाथ वही था जो बंदूक पकड़े था, वो दर्द से चिल्लाया और उसका हाथ नीचे झुक गया। उसी पर राकेश ने 2 और गोलियां चलाईं, एक उसकी टांग में और दूसरी उसके हाथ में, जिससे बंदूक जमीन पर गिर गई। नीति ने तरुण को, जो उसे पकड़े था, धक्का देकर हटाया, खड़ी हुई और राकेश के पास पहुंची। ये तुम्हारा है। मैं जाकर चेक करती हूँ कि वो कमीना अभी सांस ले रहा है या नहीं। नीति को नरेन को बचाने का जरा भी शौक नहीं था। उसे तो लगता था कि अगर वो ऐसे ही मर जाए तो अच्छा है, कम से कम उनके लिए परेशानी और पाप दोनों बच जाए। राकेश ने सिर हिलाया, उस शख्स के पास गया, उसकी बंदूक जमीन से उठाकर अपनी कमर में खोसी, फिर उसके शरीर की तलाशी ली। कोई और हथियार न मिलने पर उसने उसे जमीन पर ही छोड़ दिया। नरेन की किस्मत अच्छी थी। राकेश और बाकी लोग ठीक वक्त पर पहुंच गए। अगर 2 मिनट और देर हो जाती तो वो ऊपर वाले से मिलने चला गया होता। लेकिन अब जब वो मरा नहीं था, नीति अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहती थी। राकेश ने अपने वॉकी टॉकी से आभा को बताया कि उन्होंने उस शख्स को पकड़ लिया है। आभा ने कहा कि उसे आंगन में धूप में ले जाकर सेंक दो, फिर वो पलटी और सो गई। दोपहर का वक्त था और उसे नींद आ रही थी। उसे पहले सोना था। आभा 1 घंटे सोई। उठने के बाद उसने नहाया, एक गिलास आइस्ड फ्रूट टी पी और 1 घंटा और बीत गया। जब वो धीरे धीरे नीचे आई तो वो शख्स, जिसे 3 गोलियां लगी थी और 40 डिग्री से ज्यादा की धूप में 2 घंटे तक छोड़ा गया था, लगभग सूरज में सूख चुका था। आभा उस शख्स के पास खड़ी थी, सनहैट पहने और हल्का झुककर उसे देख रही थी। भले ही उसका शरीर गर्मी से जल रहा था, लेकिन उस लड़की की मुस्कुराती चेहरा देखकर उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसे पता था कि ये लड़की, जो बाहर से जेंटल और सॉफ्ट लगती थी, असल में किसी मर्द से कम रूथलेस नहीं थी। तुम हमारी कम्युनिटी के नहीं हो, आभा ने सादे लहजे में कहा। उसका टोन बहुत पक्का था। कम्युनिटी में अब सिर्फ 1/3 ओरिजिनल रेजिडेंट्स बचे थे, और भले ही आभा उनके सारे नाम न जानती हो, उनके चेहरे उसे याद थे।
आभा की नजरें तेज हैं, जो ये पहचान लिया, उस शख्स ने धीरे से कहा। उसके पास सचमुच ज्यादा ताकत नहीं बची थी। अगर राकेश ने उसकी ब्लीडिंग रोककर साधारण बैंडेज न की होती तो शायद वो अब तक टिकता नहीं। फिर भी उसे पता था कि बैंडेज और ब्लीडिंग रोकना उसे जिंदा रखने के लिए नहीं था। लेकिन इंसान ऐसे ही होता है, जब तक जिंदा रहने की जरा सी उम्मीद हो वो उसे थाम लेता है। किसने तुम्हें नरेन को मारने के लिए भेजा? आभा ने फिर पूछा। अगर मैं कहूं कि किसी ने नहीं भेजा तो क्या तुम यकीन करोगी? उस शख्स ने आभा को देखा, दो रुकी रुकी सांसें लेकर बोलने की हिम्मत जुटाई। आभा ने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखती रही। वो शख्स बोला, भले ही मैं कम्युनिटी का ओरिजिनल रेजिडेंट नहीं हूँ, लेकिन तुम मुझे बाद में लाई थी। मैंने नरेन को मारने की कोशिश इसलिए की ताकि कम्युनिटी वालों का गुस्सा निकल सके। ऐसे लोग जिंदा नहीं रहने चाहिए। अगर वो जिंदा रहा तो आखिरकार हमारे लिए आफत लाएगा। आभा, तुम बहुत दयालु हो। चैप्टर 283। मैंने ढेर सारे झूठ सुने हैं। आभा की हंसी में थोड़ा सा क्रूरपन था। लेकिन तुम जितना बेतरतीब और बकवास बोलते हो, ऐसा बेवकूफ मैंने पहली बार देखा। वो शख्स अपनी सूखी होंठों को चाटकर बोला, हाँ, राकेश को गोली मारने में मेरी ही गलती थी। मैं उस वक्त इतना डर गया था कि मुझे पता ही नहीं चला कब बंदूक चल गई। आभा ने बेसब्री से आईब्रो चढ़ाई। तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये कहते हुए वो उस इमारत की छाया की तरफ बढ़ गई। राकेश वहां खड़ा था, उस शख्स को पर्सनली देख रहा था। उसने तुमसे कई गोलियां खाईं और फिर भी मेरे सामने चालबाजी करने की हिम्मत कर रहा है। शायद जिद्दी टाइप का है, इसे सीधे मार दो। आभा ने ये बात राकेश से कही, जबकि वो उसकी तरफ बढ़ रही थी और उसकी आवाज साफ तौर पर उस शख्स के कानों तक पहुंची। राकेश के चेहरे पर थोड़ी सी एक्साइटमेंट झलकी। तो ये शख्स मेरे हवाले है। आभा ने सिर हिलाया। हाँ। आभा को राकेश से कुछ शब्द कहकर जाने की तैयारी करते देख वो शख्स थोड़ा घबरा गया। उसे 3 गोलियां लगी थी और जख्म अभी भी बहुत दर्द कर रहे थे। उसे मौत से डर था और उससे भी ज्यादा डर था किसी ऐसी सजा से जो मौत से भी बदतर हो। आभा, मैं बताऊंगा, मैं सब कुछ बता दूंगा। नरेन को उस शख्स ने गला नहीं घोंटा था और आभा ने उसे अभी भी जिंदा रखा था, यहाँ तक कि उसे पानी और खाना भेजने का इंतजाम भी करवाया था। रही बात उस शख्स की जो नरेन को चुप कराने गया था, वो सचमुच कटारा कम्युनिटी में बाद में आया था। लेकिन उसने दावा किया कि उसे नहीं पता कि उसे किसने भेजा। उसने बताया कि एक दिन उसने कचरे के ढेर के पास एक पर्स उठाया था। उसमें एक नोट, एक मोबाइल फोन और कुछ पैक कंप्रेस्ड बिस्किट्स थे। नोट में लिखा था कि अगर कोई उस नंबर पर कुछ अंकों का कोड भेजे तो उसे और ज्यादा खाना मिलेगा, सिर्फ कंप्रेस्ड बिस्किट्स ही नहीं। सचमुच इंसान की ख्वाहिशें कभी खत्म नहीं होती। कटारा कम्युनिटी के लोग पहले से ही ऐसी जिंदगी जी रहे थे जहां उनका पेट भर जाता था और कभी कभी तो सब्जियां भी मिल जाती थी। फिर भी बस 2 पैक कंप्रेस्ड बिस्किट्स ने उसमें और लालच जगा दिया। उसने किस्मत आजमाई, उस फोन से दिए गए अंकों को उस नंबर पर भेज दिया। और सचमुच कुछ दिन बाद उसे उसी पुरानी जगह पर 2 पैक बीफ जर्की मिले। तीसरी बार तो कमाल ही हो गया। 3 बार फायदा उठाने के बाद आखिरी बार दूसरी तरफ वालों ने उसे एक बंदूक दी और कहा कि अगर वो उनके लिए आगे टास्क्स में मदद करेगा तो उसे और भी ज्यादा खाना मिलेगा। नरेन को मारने का ऑर्डर उसी फोन से आया था। वेदांत ने उस फोन को ध्यान से चेक किया जो आभा लाई थी, साथ ही उस शख्स के घर से मिले आधे पैक बीफ जर्की और 1 पैक कंप्रेस्ड बिस्किट्स को भी। उसने आभा से कहा, ये फोन सिर्फ मिलिट्री इंटरनल यूज के लिए है। कंप्रेस्ड बिस्किट्स और बीफ जर्की भी इंटरनल सप्लाईज हैं। कोई भी जो मिलिट्री में रहा हो इन्हें पहचान लेगा। तो यशपाल इतना बेखौफ है? आभा ने आईब्रो चढ़ाते हुए वेदांत की तरफ देखा। मुझे क्यूरियस हो रहा है कि वो कैसा इंसान है। वेदांत ने हैंडगन को टेबल पर फेंकते हुए कहा, यशपाल भेड़ की खाल में भेड़िया है। अगर वो सचमुच हमारे खिलाफ जाना चाहता तो इतना ओपनली नहीं करता। और नरेन का क्या? दूसरों से यशपाल के बारे में जानने के बाद आभा को लगा कि अगर गोदाम जलाने का ऑर्डर वाकई यशपाल ने नरेन के जरिए दिया था
तो वो शायद आधा सोया हुआ या नशे में होगा। ऊंचे ओहदे वाले लोग अपनी इज्जत को बहुत संभालते हैं, खासकर यशपाल जैसा शख्स। शुरू से ही आभा को इतनी आसानी और क्रूरता से दुश्मन मान लेना जल्दबाजी होगी। हालांकि ये सब उसकी अटकलें थीं। सच का पता लगाने के लिए अभी भी वेदांत की राय चाहिए थी। वेदांत ने कहा, यशपाल के काम करने के तरीके के हिसाब से वो जरूर नरेन को, जो ड्यूटी पर घायल हुआ था, कुछ मदद और तारीफ देता। लेकिन जिसने नरेन से कांटेक्ट किया, मुझे लगता है वो यशपाल खुद नहीं था। शायद उसका कोई आदमी था। जिसने नरेन को हमारा खाना जलाने को कहा, वो भी शायद नीचे का कोई आदमी था। तुम्हारा मतलब? ये सब यशपाल की मंजूरी के बिना हुआ हो सकता है? आभा ने पूछा। हाँ, ऐसा हो सकता है, वेदांत ने कहा। हाल के सारे इवेंट्स, जिसमें संजय और उसके ज़ॉम्बी एक्सपेरिमेंट्स शामिल थे, सीधे यशपाल की तरफ इशारा कर रहे थे। ये ज्यादा ही ऑब्वियस था। हालांकि ये कयामत का दौर था, लेकिन इंसानियत अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी और मिलिट्री अभी भी फंक्शन कर रही थी, अपनी ड्यूटीज निभा रही थी। स्मार्ट लोग इतने लापरवाही से काम नहीं करते। वेदांत अभी इसे पूरी तरह समझ नहीं पाया था और उसने आभा से ज्यादा कुछ नहीं कहा। तुम्हें क्या लगता है, आभा ने उस लड़के को क्यों जिंदा रखा? शायद वो उससे अभी और कुछ निकालना चाहती हैं। आभा हमेशा प्लान के साथ काम करती हैं। जो वो करती हैं, उसके पीछे हमेशा कोई रीजन होता है। सुना है नवीन को भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। कैसी प्रॉब्लम्स? तुम्हें अभी तक नहीं पता? उसने भी खाने पर हाथ साफ करने की कोशिश की थी और प्रशांत के आदमी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। ये हरामी। आभा दी ने उन्हें पनाह दी, अच्छा खाना खिलाया, और फिर भी ये सब उसे धोखा देना चाहते हैं। आभा उसे जरूर नहीं छोड़ेगी। अरे, तुमने कुछ सुना? एक पेट्रोलिंग टीम चलते चलते बातें कर रही थी, तभी उनमें से एक रुक गया, सतर्कता से इधर उधर देखने लगा। क्या सुना? उसके बगल वाला भी सावधान हो गया। हालांकि वो पेट्रोलिंग के दौरान कम्युनिटी की बातें करते थे, लेकिन उनकी सतर्कता कभी कम नहीं होती थी। चलो, वहां चेक करते हैं। जिसने आवाज सुनी, उसने अपनी बंदूक तैयार की और धीरे धीरे आगे बढ़ा। रात की पेट्रोलिंग के लिए कई टीमें थीं। उनकी टीम कम्युनिटी के वेस्ट साइड की जिम्मेदारी ले रही थी। वेस्ट गेट के बाहर एक लंबा गलियारा था। गलियारे के एक तरफ ग्रीन बेल्ट थी, जिसमें अलग अलग ऊंचाई के पेड़ और पौधे थे, और दूसरी तरफ कमर्शियल दुकानें थीं, जो अब खाली इमारतें थीं। वो ग्रीन बेल्ट लगभग पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। जब संजय ने वेस्ट गेट पर हमला किया था, बस कुछ बिखरे हुए पौधे बचे थे, जिनमें कोई छुप नहीं सकता था। लेकिन दूसरी तरफ की दुकानें छुपने की नेचुरल जगह थी। कम्युनिटी के आसपास गड़बड़ करने की सबसे आम जगहें वेस्ट और नॉर्थ साइड थी। वे दो ग्रुप्स में बंट गए। एक ग्रुप कम्युनिटी गेट के अंदर रुका और दूसरा हथियार लेकर बाहर जांच करने गया। आसमान में चांद नहीं था और आसपास कोई चमकती लाइट्स भी नहीं थी। कम्युनिटी के अंदर और बाहर घुप्पा अंधेरा था, सिर्फ उनकी टॉर्च की रोशनी पर डिपेंड था। टॉर्च की रोशनी गेट से सीधे बाहर की दुकानों की तरफ गई। टूटे हुए शीशे के दरवाजे ऐसे थे जैसे पेड़ पर आखिरी बचे पत्ते, जो शरद ऋतु की हवाओं से झूल रहे हों। रोशनी ने अंदर को रोशन किया। उस रोशनी में अचानक एक भयानक और डरावना चेहरा नजर आया। अंधेरा तो वैसे ही डरावनी ख्याली दुनिया को और बूस्ट देता है। यहाँ तक कि वो लोग, जो लाशें और ज़ॉम्बीज़ देखने के आदी थे, वो भी उस चेहरे को देखकर चौंक गए जो अचानक उनके सामने आया। सबसे आगे खड़ा लड़का शायद इतना डर गया कि उसकी आवाज ही नहीं निकली। लेकिन उसके बगल वाले दोस्तों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, वहां एक ज़ॉम्बी है। ज़ॉम्बी। गेट के अंदर रिसेप्शन की जिम्मेदारी वाले लोगों ने ज़ॉम्बी सुनते ही फौरन सिग्नल फ्लेयर दाग दिया। फ्लेयर छोड़ने के बाद वो तेजी से बाहर निकले, अपने सामने वाले दोस्तों को सपोर्ट करने के लिए तैयार। ज़ॉम्बी कहाँ है? चैप्टर 284।
बाहर निकलते ही उन्होंने अपनी टॉर्च की रोशनी उस दुकान में डाली जो पहले से ही उजड़ी हुई थी। अंदर कुछ भी नहीं था, बस सन्नाटा जैसा पहले था। वो ठीक वहां था, लेकिन फिर गायब हो गया। जरूर कहीं छुपा होगा। कई लोगों ने अपनी आंखों से देखा था, तो गलती का सवाल ही नहीं था। ग्रुप ने डिस्कस किया और फैसला लिया कि रीइंफोर्समेंट्स का इंतजार करेंगे, फिर सब मिलकर एक्शन लेंगे। साफ था कि ये उन ज़ॉम्बी से अलग था जो पहले देखे थे, जो किसी को देखते ही टूट पड़ते थे। ये वाला ज़ॉम्बी छुपना और बचना जानता था, ये कोई आम ज़ॉम्बी नहीं था। जब वो रीइंफोर्समेंट्स का वेट कर रहे थे, वो गायब ज़ॉम्बी अचानक फिर से प्रकट हुआ और किसी की गर्दन पर काट लिया। खून के छींटे उड़े, उनके दोस्तों के चेहरों पर जा गिरे। बस कुछ सेकंड्स में उनका दोस्त, जो अभी उनके साथ बात कर रहा था, उसकी गर्दन पलक झपकते चबा दी गई। उसका सिर बस एक पतली सी चमड़ी से जुड़ा था, कंधे पर लटक रहा था। किसी ने रिएक्ट किया और फौरन बंदूक उठाकर उस अचानक आए ज़ॉम्बी पर गोली चला दी। पहले के लो लेवल ज़ॉम्बीज को भी गोलियों से ज्यादा डर नहीं लगता था, सिवाय उनके सिर और दिल के, और ये तो एक ऐसा ज़ॉम्बी था जो इवॉल्व हो चुका था। ये ना सिर्फ छुपना जानता था, बल्कि गोलियां भी डोज कर लेता था। पहला शख्स काट कर मरने के बाद ज़ॉम्बी ने फौरन उन पर धावा बोल दिया। एक और शख्स जमीन पर गिर गया, उसकी डरावनी चीखें रात के सन्नाटे में गूंज रही थी। जब उसे लगा कि अब उसका खेल खत्म, तभी उस ज़ॉम्बी का सिर, जिसने अपने खूनी दांत दिखाए थे, अचानक फट गया और वो उसके बगल में ढेर हो गया। बाल बाल बचने के बाद वो शख्स किसी तरह जमीन से उठा, उसका शरीर अभी भी कमजोर था। उसने नीति और नमन के कुछ सैनिक यूनिफॉर्म वाले साथियों को दौड़ते हुए आते देखा। वो शॉट नीति ने चलाया था। उसने नमन के आदमियों से पहले ट्रिगर दबा दिया था। उन कुछ लोगों को उसकी सटीक निशानेबाजी देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ। हैरानी के बाद उन्हें लगा कि ये कोई अनोखी बात नहीं। आभा की काबिलियत देखने के बाद उन्हें लगता था कि उसके आसपास की लड़कियां भी कोई कम नहीं थी। नीति खुद 1 साल से ज्यादा वक्त तक ज़ॉम्बीज के साथ एक जहाज पर रही थी। सबसे डरावने ज़ॉम्बीज भी उसे डरा नहीं सकते थे। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के घुटनों के बल बैठी और मरे हुए ज़ॉम्बी को चेक करने लगी। फिर ऊपर देखकर पेट्रोलिंग वालों से पूछा, बस यही एक था? हाँ, हमने तो बस यही देखा। नीति ने देखा था कि वो ज़ॉम्बी पेट्रोलिंग वालों की गोलियों को डोज कर रहा था। साफ था कि ये कोई साधारण ज़ॉम्बी नहीं था। इवॉल्व्ड ज़ॉम्बीज को पुराने नजरिए से नहीं देखा जा सकता था। नीति ने अंधेरी दुकानों की कतार को देखा और नमन के आदमियों से कहा, उन दुकानों को एक एक करके सर्च करो, सावधान रहना। ठीक है। नमन के आदमी सारे मिलिट्री बैकग्राउंड से थे और उनकी काबिलियत कटारा कम्युनिटी के रेजिडेंट्स से कहीं ज्यादा थी। इस दौरान वो कई टीमों में बंटकर कम्युनिटी की पेट्रोलिंग और डिफेंस में शामिल थे। उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और नीति के ऑर्डर्स का पालन किया। उनकी टॉर्चेस मॉडिफाइड थी, जो सिर पर बांधी जा सकती थी, ताकि बंदूक पकड़ने या फायर करने में दिक्कत ना हो। 5 लोग बंदूकें लेकर उन दुकानों में घुसे, जबकि नीति उनकी निगरानी कर रही थी, साथ ही आसपास की हलचल पर भी नजर रख रही थी। वो लंबे वक्त तक समुद्र के किनारे रही थी और देर रात को उसे समुद्र में मछलियों की छप छप की आवाज सुनना अच्छा लगता था। उसकी सुनने की शक्ति औसत से बेहतर थी। तो जब पीछे से एक हल्की सी हलचल की आवाज आई, वो फौरन मुड़ी, अपनी बंदूक उस आवाज की दिशा में तानते हुए। वो शख्स, जिसे पहले ज़ॉम्बी ने काटकर मार डाला था, बहुत अजीब ढंग से खड़ा हो गया। उसकी गर्दन से अभी भी खून बह रहा था और वो अपने आधे कटे सिर के साथ सबसे नजदीक खड़े शख्स पर झपटा। वे भूल गए थे कि ज़ॉम्बी के काटे हुए लोग भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं, और उन्होंने उस मरे हुए शख्स के सिर पर गोली नहीं मारी थी, जिससे वो ज़ॉम्बी बनकर दूसरों पर हमला कर रहा था। खुशकिस्मती से नीति की सुनने की शक्ति अच्छी थी और उसका रिएक्शन तेज था। उसने उस शख्स पर गोली चलाई। बदकिस्मती से उसका सिर आधा कंधे पर लटक रहा था, तो नीति की गोली सटीक निशाने पर नहीं लगी, बस उसके गाल को छेद दिया। लेकिन इतना काफी था कि बगल वाला शख्स रिएक्ट कर सके, अपने ज़ॉम्बी बन चुके दोस्त से छूटकर सुरक्षित जगह पर छुप जाए। जैसे ही उसने अपनी बंदूक उठाई, अपने उस दोस्त को, जो अब दोस्त नहीं था, मारने के लिए, ज़ॉम्बी अचानक जैसे किसी बुलावे का जवाब दे रहा हो, नीति और बाकियों से उलझना छोड़कर पलक झपकते गायब हो गया। उसकी स्पीड और स्टाइल इंसानी हदों से बाहर थी। नीति ने उस भागते ज़ॉम्बी पर 2 और गोलियां चलाईं, लेकिन निशाना नहीं लगा। नीति को गुस्सा आया। उसकी निशानेबाजी अभी भी उतनी अच्छी नहीं थी। अगर आभा वहां होती तो ये ज़ॉम्बी कभी नहीं भाग पाता। आभा, जिसकी सब पूजा करते थे, वो भी जाग चुकी थी। उसने जल्दी से कपड़े पहने और अपनी बंदूक में गोलियां भर रही थी। वेदांत भी यही कर रहा था। उनके मूव्स हैरान करने वाली सिंक में थे। वे अलार्म बजने से पहले ही कुकू के बेचैन भौंकने से जाग गए थे। जब तक कम्युनिटी में अलार्म बजा, आभा पहले ही उठकर कपड़े पहन चुकी थी। देखकर कि आभा और वेदांत दोनों बाहर जाने वाले हैं, कुकू भी उनके सामने खड़ा हो गया, माजेस्टिक लग रहा था और किसी भी पल लड़ाई के लिए तैयार। आभा ने कुकू के सिर पर हाथ फेरा और कहा, जब हम बाहर जाएंगे तो हालात के हिसाब से काम करना। अगर कोई ज़ॉम्बी ऐसा हो जिसे तुम नहीं हरा सकते, तो बहादुरी दिखाने की कोशिश मत करना, ठीक है? कुकू ने सिर हिलाया, समझने का इशारा करते हुए।
काफी टाइम हो गया था जब आखिरी बार ज़ॉम्बी या डकैतों का हमला हुआ था, लेकिन कम्युनिटी के लोग कभी गार्ड डाउन नहीं करते थे। जब अलार्म बजा तो औरतों और बच्चों को छोड़कर जो लड़ाई में हिस्सा नहीं ले सकते थे, लगभग सारे मर्द बाहर निकल आए। ये थी उनके लीडर की करिश्मा। नीति और उसकी टीम को वेस्ट गेट की दुकानों में कोई और ज़ॉम्बी नहीं मिला और बाकी गेट्स की पेट्रोलिंग टीमों को भी किसी और ज़ॉम्बी का कोई निशान नहीं मिला। खतरे की पुष्टि न होने पर हथियार लेकर निकले लोग एक एक करके वापस लौट गए। आभा और वेदांत वापस नहीं गए, बल्कि वो नीति और बाकियों से मिले ताकि वेस्ट गेट पर क्या हुआ इसका पता चल सके। सबकी नजरों के बीच कुकू ने अपने पंजों से ज़ॉम्बी के दिमाग में टटोला। जल्दी ही उसने एक छोटा सा पत्थर निकाला और उसे आभा के पास ले आया। ये क्या है? ज़ॉम्बी का दिमाग। नीति ने उस खूनी चिपचिपी चीज को कंफ्यूजन के साथ देखा। वो खास डरावना नहीं था, बस क्यूरियसिटी जगाने वाला था। हाँ, आभा ने कुकू के पंजे में उस चिपचिपी चीज को नफरत से देखते हुए कहा। इतना चिपचिपा था, वो इसे कैसे लेती? चैप्टर 285। कुकू को शायद आभा की नफरत का एहसास हो गया था, तो वो उस चीज को पास के झाड़ियों में ले गया और उसे मिट्टी में रगड़कर साफ किया, फिर आभा के पास लौट आया। ये तो पत्थर जैसा लगता है, नीति ने कहा। क्या ये ज़ॉम्बी पहले ब्रेन ट्यूमर का पेशेंट था? शायद। आभा ने अपनी जेब से एक कागज निकाला, उस छोटे से पत्थर को उसमें लपेटा और जेब में डाल लिया। कुकू को बस अजीब और क्वर्की चीजें पसंद है। कुकू ने आभा की तरफ देखा और मन में सोचा, मुझे पसंद है, मैं तो ये तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। आभा ने कुकू की आंखों में इल्जाम देखा और हल्के से उसके सिर पर थपकी दी, जैसे उसे मनाने की कोशिश कर रही हो। आभा और नीति वेस्ट गेट से लौटे और नीचे वेदांत से मिले। तीनों साथ में निकले थे, फिर दो ग्रुप्स में बंट गए। आभा वेस्ट गेट गई और वेदांत नॉर्थ गेट। कम्युनिटी के चारों दिशाओं में से ये दो जगह ब्रेक करना आसान थी। नॉर्थ साइड कैसी रही? आभा ने पूछा। वेदांत ने जवाब दिया, सब नॉर्मल है। नीति ने बीच में टोका, शायद वो बस एक अकेला ज़ॉम्बी था। अब तो ऐसा ही लग रहा था। लोग धीरे धीरे अपने घरों को लौट गए और पेट्रोलिंग वाले अपनी राउंड्स पर लगे रहे। इस बार आभा ने पेट्रोलिंग वालों की संख्या दोगुनी कर दी। रात का दूसरा हिस्सा शांत रहा, कोई और ज़ॉम्बी अटैक नहीं हुआ। नीति, मुझे लगता है मुझे तुम्हें कुछ बताना चाहिए। मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। तुम पहले बोलो। नीति आज शॉर्ट स्लीव टॉप और लॉन्ग पैंट्स में थी। वो समुद्र किनारे के मछुआरे गांव में बड़ी हुई थी और उसकी स्किन पहले से ही हेल्दी गेहुआ रंग की थी, गोरी नहीं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ी, उसे गर्मी लगने लगी और वो बाहर निकलते वक्त शॉर्ट स्लीव्स पहनने लगी। सन प्रोटेक्शन के लिए लॉन्ग स्लीव्स पहनने की जहमत नहीं उठाई। नतीजा, उसकी बाहें अब गहरे रंग की हो रही थी, लेकिन उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ता था और वो अपनी मर्जी से कपड़े पहनती रही। तुम्हें याद है जब हम पिछले बार ऑयल फील्ड पर रवि से मिले थे? हाँ, याद है। वो आदमी तो बड़ा अनएथिकल था। ये कहने के बाद नीति को लगा कि उसके शब्द शायद सही नहीं थे। इस दुनिया में एथिकल मर्द तो फीनिक्स के पंख जितने रेयर थे। औरतों पर हमला करना तो जैसे मर्दों की फितरत थी। हालांकि पहले जमाने में वो कानून से बंधे थे और ज्यादातर लोग ऐसा करने की हिम्मत नहीं करते थे, लेकिन अब ये सचमुच जंगल का कानून था और नैतिकता की कोई कीमत नहीं थी। हम्मा, मैंने भी उसे ठगा था। हम्मा, मैंने भी उसे ठगा था, आभा ने धीमे से कहा और मन ही मन सोचा, उस दिन जो औरत मिली थी, अगर वो सच में मेरी दूर की आंटी थी तो रवि से उसका हिसाब अभी बाकी है। लेकिन आज वो इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी। उस दिन रवि एक म्यूटेटेड ज़ॉम्बी से उलझ गया था और उस ज़ॉम्बी की एक आंख नकली थी। ये सुनकर नीति के चेहरे की हंसी धीरे धीरे ठंडी पड़ गई। उसके पिता की भी एक आंख नकली थी। नीति पितृसत्तात्मक, मर्दों का दबदबा वाला परिवार में पली बड़ी थी, इसलिए उसके दिल में अपने माता पिता के लिए थोड़ा गुस्सा था। लेकिन उन्होंने जो परवरिश दी उसके लिए वो शुक्रगुजार भी थी और इसी वजह से उसका गुस्सा दबा रहा। अगर उस वक्त उसके पापा ने जबरदस्ती न की होती तो शायद उसका रिश्ता विनय से ना होता और फिर आगे की सारी मुश्किलें भी नहीं आती। वो उस क्रूज शिप पर भी नहीं फंसती जहां उसे लंबे समय तक ज़ॉम्बीज के बीच रहना पड़ा। अगर आभा उसे ना मिलती तो शायद वो आखिरकार खुद भी ज़ॉम्बी बन गई होती। लेकिन अब आभा को ये कहते सुनकर कि उस म्यूटेटेड ज़ॉम्बी की एक आंख नकली थी, उसका पहला ख्याल अपने पिता की तरफ गया। उसे अभी भी बहुत दुख हुआ। हालांकि उसे पहले से पता था कि उसके माता पिता, जिन्हें विनय ने धोखा दिया और इस्तेमाल किया, उनका अंजाम अच्छा नहीं होगा, लेकिन ज़ॉम्बी बन जाना अनएक्सपेक्टेड और फिर भी वाजिब था। वो लगातार उभरते ज़ॉम्बीज तो बस बदले हुए इंसान ही थे ना? क्या वो नेचुरली म्यूटेटेड थे या वो एक एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्ट था? एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्ट नेचुरल म्यूटेशन से भी ज्यादा क्रूर। विनय, वो हरामी, उसका मरना तो बहुत सस्ता था। तुम मुझे क्या बताना चाहती थी? आभा ने पूछा। नीति रियलिटी में वापस आई और बोली, मैं प्रशांत के साइड में शिफ्ट करना चाहती हूँ। मैं उनसे और मार्शल आर्ट्स सीखना चाहती हूँ। वो अपनी स्ट्रेंथ को जितनी जल्दी हो सके इम्प्रूव करना चाहती थी। उसे लगता था कि कोर्टयार्ड में रोज की ड्रिल्स काफी नहीं थी। पास में रहकर वो
कभी भी उनके साथ प्रैक्टिस कर सकती थी। सेल्फ स्टडी एक चीज थी, प्रैक्टिकल कॉम्बैट दूसरी। आभा ने बिना हिचकिचाहट के हामी भर दी। वहाँ शिफ्ट करना ठीक है, लेकिन अगर तुम प्रशांत से मार्शल आर्ट्स सीखना चाहती हो तो तुम्हें खुद उससे पूछना होगा। मैं जानती हूँ। तरुण को नीति के प्रशांत के साइड में शिफ्ट करने की खबर तीसरे दिन पता चली। तुम वहाँ क्यों शिफ्ट हुई? तुमने तो कुछ बताया भी नहीं। नीति अभी भी परसों राकेश के साथ स्पारिंग में यूज किए मूव्स के बारे में सोच रही थी और बिना ध्यान दिए जवाब दिया, मैं अपनी मर्जी से शिफ्ट हुई। क्या मुझे तुमसे परमिशन लेनी थी? नीति का स्वभाव और बोलचाल डायरेक्ट थी, खासकर तरुण के साथ। पहले जब भी दोनों मिलते एक दूसरे पर ताने कसते थे। मेरा वो मतलब नहीं था। तरुण ने अनकैरेक्टरिस्टिकली नीति से बहस नहीं की। मुझे बस लगता है कि तुम्हारे लिए, एक लड़की के लिए, हमेशा ढेर सारे मजबूत मर्दों के साथ रहना थोड़ा अजीब हो सकता है। इसमें अजीब क्या है? मैं उनके साथ तो रह नहीं रही। मेरा मतलब है, मैं भी अपनी स्किल्स प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। तुमने मुझे नहीं बताया जब तुम यहाँ आई। मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। नीति ने तरुण को एक नजर देखा, तो फिर तुम आभा और प्रशांत से खुद बात करो। प्रशांत सुनकर तरुण के कानों में कुछ खटका, लेकिन वो इसे ज्यादा ऑब्वियसली नहीं दिखा सकता था, ना ही कुछ कह सकता था। आभा तो कुछ नहीं कहेंगी। मैं अभी प्रशांत से बात करने जा रहा हूँ। ये कहकर तरुण दरवाजे की तरफ बढ़ गया। नीति प्रशांत और उसके ग्रुप से एक फ्लोर नीचे रहती थी। तरुण भी नीति के साथ उसी फ्लोर पर रहना चाहता था, लेकिन नीति के सामने वाला अपार्टमेंट पहले से ऑक्यूपाइड था और उसके नीचे के 2 फ्लोर भी भरे हुए थे। जब सामने या नीचे नहीं मिला तो 2 फ्लोर नीचे सेटल करना भी कोई बुरी बात नहीं थी। नीति ने तरुण की पीठ को जाते हुए देखा और फिर उस सीन को याद किया जब नरेन को रखने वाली रूम में उस शख्स ने उस पर गोली चलाई थी और तरुण ने उसके सिर को बचाने के लिए ढाल बनाया था। शायद वो ज्यादा सोच रही थी। तरुण आमतौर पर औरतों के प्रति जेंटल था। अगर उस वक्त वंदना या कोई और औरत उसके बगल में खड़ी होती तो शायद वो उसे भी बचा लेता। जब तरुण प्रशांत से मिलने गया तो उसने नवीन को देखा, जो काफी वक्त से गायब था। वो तुम्हारे साथ यहाँ क्यों है? उस दिन नवीन के गोदाम में फेक नोट ले जाने की खबर पूरी कम्युनिटी में फैल चुकी थी और ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता था। लेकिन बाद में ये नहीं सुना गया कि आभा ने नवीन के साथ क्या किया और सबने मान लिया कि नवीन भाग गया था। वरना रोशनी के बच्चा पैदा करने के बाद से लगभग आधा महीना बीत गया और वो दिखा क्यों नहीं। लोगों ने सोचा कि नवीन ने खाने के लिए उन्हें ठगने की कोशिश की थी और पकड़े जाने के डर से भाग गया। तरुण को डिटेल्स तो नहीं पता थी, फिर भी उसने नवीन को प्रशांत के यहाँ देखा। उसका पहला ख्याल था कि प्रशांत और नवीन मिले हुए हैं और प्रशांत उसे छुपा रहा है। अगले ही सेकंड उसने वो ख्याल खारिज कर दिया। दूसरे शायद नवीन को छुपाएं, लेकिन प्रशांत नहीं। एक आउटसाइडर के तौर पर और मेल इंट्यूशन के साथ तरुण को लगता था कि प्रशांत को भी आभा पसंद थी, लेकिन प्रशांत ने इसे बहुत अच्छे से छुपाया था और कभी जाहिर नहीं किया। शायद आभा को भी इसका अंदाजा नहीं था।